पेरू की राजधानी लिमा के मिराफ्लोरेस से होकर मेरी यात्रा जारी है। अमीरी में डूबा हुआ एक प्रदेश है मिराफ्लोरेस। अनेकों उद्यान, सुंदर पैदल पार पथ, सहूलियत वाले रास्ते, शॉपिंग सेंटर आदि स्थित प्रदेश है। यहाँ के ऐतिहासिक क्षेत्र, हस्तशिल्प के बाजार आदि देखने के बाद अब पैसिफिक के किनारे की तरफ जा रहा हूँ। 1500 वर्ष पहले से ही आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था मिराफ्लोरेस। लिमा में इनका संस्कृति के पनपने से शताब्दियों पहले से ही यहाँ एक सभ्य जनसमूह निवास करते थे। इनकाओं के बाद भी स्पेन से आने वालों की एक बड़ी उपनिवेश बस्ती हुआ करती थी यहाँ। 19वीं शताब्दी के पैसिफिक युद्ध के दौरान चिली की सेना मिराफ्लोरेस में घुसकर पूरे प्रदेश को अपने अधीन कर लिए थे। उस समय यहाँ इस प्रकार की आलीशान इमारतें नहीं हुआ करती थी। स्पेनिश अप्रवासी जनता के द्वारा निर्मित छज्जों वाली सुंदर इमारतें रास्ते की दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी होती थी। अंत में चिली की सेना ने विजय पाई। कमांडर मैनुएल बकिडानो के निर्देश के अनुसार चिली की सेना ने मिराफ्लोरेस शहर को आग्नेय के सुपुर्द कर दिए। यह यहाँ की सिटी बस है। नए जमाने की विशाल इमारतें और शॉपिंग मॉल मिराफ्लोरेस की सड़क की दोनों ओर खड़ी दिखाई देती हैं। यह सब देखने से लिमा एक अमीर लैटिन अमेरिकन देश लगता है। यहां से होकर जाते हुए पेरू की दरिद्रता को भूल जाएंगे। दाईं तरफ ये बस स्टेशन दिख रहे हैं। शानदार आधारभूत संरचना वाला एक प्रदेश है मिराफ्लोरेस। कार पैसिफिक के किनारे पहुंच रही है। मलेकोन ढीला रिजर्वा है इस रास्ते का नाम। समुद्र के किनारे की क्लिफ के ऊपर से होकर जाने वाली सड़क है वह। इसके समांतर में टीले के नीचे बीच सर्क्यूट नामक एक सड़क भी है। सीधे सामने दिखने वाली मीनार JW मेरिट होटल है। अभी हम सलासार उद्यान के समीप पहुंचे हैं। इस उद्यान के नीचे एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। पढ़कर मुझे ये जानकारी मिली है कि वह शॉपिंग की एक अनोखी दुनिया है। उसे देखना है। ओस्वाल्डो ने उद्यान के समीप एक जगह पर कार रोकी। आधे घंटे में लौटता हूं कहकर वह अपनी गाड़ी को आगे की ओर दौड़ाई और चला गया। लिमा सिटी टूर का भाग ना होकर केवल मिराफ्लोरेस से होकर चलने वाली डबल डेकर बस है ये। शॉपिंग और विविध प्रकार के मनोरंजन के लिए अनेकों लोगों के आने की जगह है यह। कुछ लोग अगली डबल डेकर बस के इंतजार में खड़े हैं। उनसे आगे बढ़कर मैं सलासार उद्यान के अंदर घूमने लगा। उद्यान की सीमाओं पर स्टार होटल, वाणिज्यिक संस्थाएं आदि ऊंचाई में खड़ी हैं। यह एक रोमांचक जानकारी है कि इस उद्यान के नीचे शॉपिंग की एक अनोखी दुनिया है। वह पैसिफिक के रूबरू खड़ी है। मैं उस नज़ारे की ओर चल रहा हूं। बाहर छोटे बच्चों के उद्यान और मनोरंजन की सामग्रियां। मैं अभी टीले के किनारे पर पहुंचा हूं। सामने पैसिफिक समुद्र। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन करके बनाया गया एक क्षेत्र। सीढ़ियां, एस्केलेटर, शौचालय समेत अन्य सारी सुविधाओं के साथ उद्यान के नीचे के प्रदेश को तैयार करके रखा हुआ है। पेरू हमें यह दिखा रहा है कि समुद्र तट के क्लिफ को किस प्रकार पहले से निर्धारित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। लगभग 15 मंजिली इमारत की जितनी ऊंचाई पर स्थित एक टीले पर खड़ा हूं मैं। उस टीले को विशाल वाणिज्यिक केंद्र बना रखा है। यह उद्यान के नीचे के शॉपिंग मॉल के सामने का भाग। यह मॉल लार्कोमार नाम से जाना जाता है। यह दिखने जैसा नहीं है। एक अति विशाल मॉल है यह। समुद्र की ओर देखते हुए बैठकर भोजन कर सकने वाली अनेकों रेस्तराएं, विश्व प्रसिद्ध ब्रांड के सामानों की शॉपिंग कर सकने वाली अनेकों दुकानें हैं इस मॉल के अंदर। यहां से आरंभ होने वाला मॉल उद्यान के नीचे के विशाल प्रदेश को घेरे खड़ा है। यह नगर निवासियों, कॉलेज छात्राओं, पर्यटकों आदि के लगातार आते रहने वाला एक क्षेत्र है। केवल लार्कोमार की विशालता ही नहीं बल्कि उसके वास्तु कौशल भी हमें आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं।
रेस्तरां में बड़ी भीड़। टीजी फ्राइडेज द्वारा आरंभ किए गए रेस्तरां की एक श्रृंखला। समुद्र की ठंडी हवा चलने के कारण रेस्तरां के चारों ओर हीटर लगाए हुए दिख रहे हैं। पैसिफिक का नज़ारा और ठंड, ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक प्रदेश में पहुंच गए हों। कोहरा छाया हुआ होने के कारण से नज़ारों में व्यक्तता नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और मनुष्य के मिलकर बनाया गया एक अद्भुत सृष्टि है यह क्लिफ। चिलियन कंपनी पारकू अराकू के पेरू के बड़े प्रोजेक्टों में से एक है लारकोमार नामक ये शॉपिंग मॉल। 2010 में यह अस्तित्व में आया था। मिराफ्लोरस को एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने में लारकोमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। पेरू में 16 शॉपिंग मॉल चलाने वाली लैटिन अमेरिका की एक प्रमुख कंपनी है पारकू अराकू। उनमें पर्यटन केंद्र के रूप में सबसे प्रमुख लारकोमार ही है। मैं अभी सबसे ऊपर उद्यान वाले भाग पर घूम रहा हूं। इसके नीचे 2 मंजिलों में स्थित है शॉपिंग मॉल। बाहर वाला भाग ही यहां से नजर आता है। एस्केलेटर और सीढ़ियों के साथ की अच्छी सुविधा कर रखी है वहां। एक तरफ पैसिफिक समुद्र, उसके ऊपर कोहरे की चादर बिछा होने के कारण दूर के नज़ारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भू प्रकृति से प्राप्त प्रत्येक सुविधाओं को पूरे देश में बखूबी से उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त अवसरों के उपयोग करने वाले देशों के अद्भुत नज़ारों से होकर आगे बढ़ना ही यात्रा पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। ये सब देखकर ललचाना ही हम भारतीयों के भाग्य में लिखा है। ये रात के समय विविध प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन किए जाने वाली जगह। मॉल के ऊपर खुली छत है। वहां से चलते हुए मैं लारकोमार के अन्य नज़ारों की ओर पहुंचा। एक कोने में खड़े रहने पर बीच में आंगन के साथ वाला एक भाग, लेकिन इस तरह की और भी अनेकों भाग हैं यहाँ। सैकड़ों की संख्या में विश्व प्रसिद्ध ब्रांड के एक्सक्लूसिव शोरूम है यहाँ इस मॉल के अंदर। सिनेमा थिएटर, फूड कोर्ट, बुक स्टॉल्स, फैशन वस्त्रों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्नों की दुकानें, एक संग्रहालय आदि है इस मॉल में। 16 नवंबर 2016 से 1 महीने से अधिक समय तक इस मॉल को बंद रखना पड़ा था। एक आगजनी की घटना के कारण ही ऐसा करना पड़ा था। इस घटना में 4 लोगों की जान जाने के साथ अनेकों दुकानें तबाह भी हो गए थे। 2016 की वह घटना तख्ता पलट को लक्ष्य करके होने की आशंका जताई गई थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के नेताओं के लिमा पहुंचे हुए समय की वह घटना थी। अंत में घटना की जांच समिति ने उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना जताई। यहां खड़े रहने पर काफी दूर तक के समुद्री किनारे नजर आ रहे हैं। यहाँ मॉल के ऊपर के छज्जे पर ऐसे खड़े रहना भी एक मजेदार अनुभव है। नीचे 20 सर्किट नामक बड़ी सड़क, देखिए कि उसे कितने अच्छे वैज्ञानिक तरीके से तैयार कर रखा है। दुकानें, रेस्तरां आदि की ओर ना जाकर यहाँ केवल नज़ारों के मजा उठाने के लिए आने वाले भी अनेकों हैं। एक गरीब देश पेरू में ये सब संभव हो पा रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमारे देश के समुद्र तटीय प्रदेशों में यहाँ के जैसे ये सब संभव क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मैं अपने देश की गलती नहीं निकाल रहा हूं। मैं यहाँ शहरी नियोजन के बारे में बता रहा हूं। केवल लारकोमार नामक एक शॉपिंग मॉल की बात नहीं है। ये सारे नज़ारे देखते हुए मैं इस बात की तुलना कर रहा हूं कि हम किस युग में जी रहे हैं। हम भारतीयों को यह सोचना चाहिए कि पेरू जैसे गरीब देश शहरी नियोजन के मामले में कहां पहुंच गए हैं। हमारी नई पीढ़ी ये सब देखकर आकृष्ट होकर इन देशों में आकर बसने लगे तो हम उन्हें गलत कैसे कह सकते हैं। यदि उन लोगों को इस प्रकार आकृष्ट न होने देना है तो हमारे देश में भी यहाँ की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज के ज़माने में कल्पना और इच्छा शक्ति वाले शासकों के लिए ये हर किसी देश में कर पाना संभव है।
यहाँ यह दिख रहा है कि समुद्र के किनारे पर प्रकृति द्वारा बनाए गए एक क्लिफ को मनुष्य ने किस प्रकार से नियोजित तरीके से रूपांतरित किया है। यहाँ लोगों की सहूलियत की चीजें तैयार की जाती हैं। उन चीजों के उपयोग लोगों को करने के लिए भी देते हैं। ये मात्र अमीरों के आने की जगह नहीं है। गरीब और कुछ भी नहीं खरीदने की इच्छा रखने वाले भी यहाँ आ सकते हैं। लकड़ी के बेंचों पर बैठ सकते हैं, हवा खा सकते हैं, खूबसूरत प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, वैसे ही इधर उधर घूम सकते हैं। उन सब के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सारी सुविधाएं अमीरों के लिए हैं करके एक गलतफहमी हमारे लोगों के बीच व्याप्त है। ये सब केवल अमीरों के लिए ही नहीं है। हर कोई यहाँ से इस प्रकार घूम सकता है, यहाँ की सुविधाओं का आनंद उठा सकता है, नज़ारों का लुत्फ उठा सकता है। उनके परिवार सहित यहाँ घूमने पर कोई भी आपत्ति नहीं उठाएगा। हमारे देश में भी इस प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ अधिक लोगों के आने पर, अधिक व्यापार होने पर स्थानीय प्रशासन को अच्छी आमदनी होती है। कर के रूप में प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए यहाँ से स्थानीय प्रशासन को मिलते हैं। मैं फिर लारकुमार से सलासार उद्यान की ओर चला। ऐसे देखने पर एक घास का मैदान है, लेकिन इसके नीचे है मेरी थोड़ी देर पहले दौरा किए हुए लारकुमार मॉल का मुख्य भाग। घास के मैदान में पत्थर बिछाकर बनाई गई सुंदर पथ, उसके किनारे पर टेक लगाकर बैठने की बेंच। यह उद्यान 1953 में स्थापित हुआ था। अल्फ्रेडो सलासार नामक पायलट की याद में समर्पित है यह उद्यान। यह किराए पर साइकिल मिलने वाली जगह है। इस दुकान का नाम मीरा बेसी है। यहाँ नीचे की ओर सीढ़ियां हैं। इस रास्ते से लारकुमार की तरफ पहुंच सकते हैं। यहाँ खड़े रहकर भी मिराफ्लोरस के एक दूर के दृश्य मिल रहे हैं। एक तरफ अनेकों शौचालय हैं, हमेशा स्वच्छ रखे जाने वाले, हर किसी के उपयोग किए जा सकने वाले शौचालय। अभी अधिक व्यक्तता के साथ मालूम हो रहा है कि क्लिफ कैसे बना हुआ है। 1500 से अधिक वर्षों से लहरों के थप्पड़ खाकर बने क्लिफ समुद्र किनारे के दूसरे चबूतरे से होकर 20 सर्क्यूट सड़क जा रही है। उसके नीचे 20 से लगे हुए स्पोर्ट्स कोर्ट्स। लिमा के 7 जिले को जोड़ने वाली सड़क है सर्क्यूटे डी प्लयास नाम से प्रादेशिक स्तर पर जानी जाने वाली 20 सर्क्यूट। 6 लेन वाली सड़क है वह। शहर की भीड़ भरी रास्तों पर फंसे बिना इस सड़क से गाड़ियां बहती सी जा रही है। इस प्रकार की एक समुद्र तटीय रास्ता 1960 में अस्तित्व में आया था। देखो कितनी सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था हो रखी है। इस रास्ते पर कई जगहों पर छोटी सुरंगें हैं। कहीं ये सड़क बड़ी होकर मुड़ जाती है, तब 6 लेन 8 लेन में तब्दील होते हुए देखे जा सकते हैं। भूकंप की वजह से चट्टानों के टूटकर गिरने से इस रास्ते के परिवहन में बाधा पड़ी है। पैसिफिक की कमजोर लहरें मिराफ्लोरस की रेत के किनारों को छूकर लौट रही है। 20 सर्किट पर अभी भी निर्माण के काम चल रहे हैं। वो दूर समुद्र के अंदर की तरफ निकला हुआ भाग है। वो सब मनोरंजन के किनारे हैं। आधे घंटे के बाद मिलने की बात कहकर ड्राइवर ओस्वाल्डो गया हुआ है, लेकिन मैं उससे थोड़ा अधिक समय व्यय कर चुका हूँ। जल्दी जल्दी मैं वापस चल रहा हूँ। मिराफ्लोरस क्षेत्र में घूमने के लिए यहाँ से एक साइकिल किराए पर लेते हैं। JWD मैरियर होटल ये दिख रहा है। ओस्वाल्डो ने उसके सामने की तरफ मिलने की बात कह रखी है। यहाँ से अभी और भी बहुत कुछ नज़ारे कैमरे में कैद करना बाकी है। मैं थोड़ी निराशा के साथ सलासार उद्यान से लौट रहा हूँ। समय की कमी के कारण ही लारकुमार के नज़ारों की ओर नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे पहुँचने तक समय की पाबंदी को समझने वाला ओस्वाल्डो भी पहुँच चुका था। कार में सवार होकर फिर से यात्रा पर निकला हूँ। मालोकोंडीला रिसर्वा नामक सड़क से होकर जा रहे हैं। सड़क की दोनों ओर अनेकों दुकानें। मिराफ्लोरस की एक दूसरी खासियत विविध प्रकार के व्यंजन मिलने वाली रेस्तराएं हैं।
सड़क पर अधिक भीड़ और ट्रैफिक जाम नहीं है। अमीरी वाला क्षेत्र। लिमा के रईसों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के अनेकों बंगले हैं यहाँ। अनेकों विदेशियों ने भी यहाँ मकान बना रखे हैं। उनमें अमेरिका और यूरोप के लोग भी शामिल हैं। विदेशियों के यहाँ बंगले खरीदने से संबंधित पेरू की सरकार उदार दृष्टिकोण रखती है। इजिप्ट के कैरो के बाद दुनिया के दूसरे रेगिस्तानी राजधानी है लिमा। एंटीज पर्वत और पैसिफिक समुद्र के बीच की एक रेगिस्तानी पट्टी पर स्थित है यह शहर। कार अभी एक अन्य उद्यान के समीप पहुंची है, पार्क डेल आमोर। इस स्पेनिश शब्द का अर्थ पार्क ऑफ लव है। ये सारी जगह पार्क ऑफ लव के भाग हैं। पार्क के एक कोने पर पैरापोर्ट। पैराग्लाइडिंग मनोरंजन में भाग लेने वाले इस पैरापोर्ट से उड़कर यहां आकर उतरते हैं। मैंने ओस्वाल्डो से कार रोकने के लिए कहा। यह भी एक क्लिफ है। इस टीले के ऊपर से फैल रही बेलें। बहुत खूबसूरती से डिजाइन करके बनाया गया एक उद्यान। प्रेमी प्रेमिकाओं के एक पार्क है यह। यहाँ आने वालों में अधिकांश प्रेमी प्रेमिकाएं ही हैं। केवल युवक युवती ही प्रेमी की जोड़ी नहीं है। युवक युवक की जोड़ी, युवती युवती की जोड़ी भी यहाँ आते हुए दिखाई देती हैं। यह उद्यान की योजना का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य शिल्प है। एक दूसरे को चूमने वाली एक प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी। एल पेसो अर्थात द किस है शिल्प का नाम। शिल्प का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध पेरुवियन शिल्पकार विक्टर डेल्फिन और उनकी पत्नी है इस शिल्प के पात्र। शिल्प निर्माण से संबंधित नगरीय प्रशासन ने एक चुंबन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें विक्टर डेल्फिन और उनकी पत्नी ही विजयी हुए थे। शिल्प के समीप से मैं आगे बढ़ा। प्रत्येक वर्ष वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए हजारों की संख्या में प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी इस उद्यान में जमा होते हैं। उद्यान के एक कोने पर के चबूतरे पर हैं पैरापोर्ट। उस चबूतरे से बड़ी विंग्स पर झूलते हुए लोग उड़ रहे हैं। वास्तव में चबूतरे से एकदम से ऊपर की ओर नहीं उड़ते हैं। पहले थोड़ा नीचे की ओर जाकर फिर ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। पैरापोर्ट के समीप काफी लोग जमा हुए हैं। एक वक्त में अनेकों पैराग्लाइडर यहाँ से उड़ते भी हैं और उतरते भी हैं। ये टिकट काउंटर हैं। यहाँ टैंटम फ्लाइंग है। अनेकों विंग्स और प्रशिक्षक घास के लॉन पर स्थित हैं। विंग्स पर ग्लाइडरों के इस प्रकार उड़ते हुए जाना एक सुंदर नजारा है। प्रत्येक विंग पर दो दो लोग हैं। उनमें से एक प्रशिक्षक हैं। यहाँ उड़ान भरने वाले एक चक्कर काट कर वापस यहीं आकर उतरते हैं। लैंडिंग बड़ा आसान और सुरक्षित है। तब तक अगली टीम उड़ने की तैयारी में लग जाती है। उड़ने वाले दो लोगों को दो लोग ऊपर की ओर उठाकर भेजते हैं। पीछे वाला प्रशिक्षक है। कास्केड नाम से बुलाए जाने वाले अनेकों धागे से विंग्स को उड़ने वालों के बेल्ट के साथ जोड़ रखे हैं। अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन करके 3 प्रकार के कास्केड होते हैं। प्रशिक्षक के पीठ पर का बैग पैराचूट का है। विंग के खराब होकर खतरा पैदा होने पर पैराचूट खोलकर नीचे सुरक्षित उतर सकते हैं। यहाँ एक वनिता उड़ने की तैयारी कर रही है। इनकी तैयारी विंग्स को फैलने आदि के मजेदार दृश्य। विंग के खिलते ही हवा सवारियों को खींच कर ले जाती है। पैराग्लाइडर पर कैमरा सहित सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वो दोनों हवा के हाथों की ओर बढ़ रहे हैं। टीले से पहले नीचे की ओर जाकर फिर ऊपर की ओर उड़कर समुद्र का एक चक्कर लगाकर ग्लाइडर लौट आते हैं। अगली टीम भी रवाना हो रही है। पीछे बैठे हुए प्रशिक्षक ही धागे को कभी कसकर कभी ढीला करके विंग्स को नियंत्रित रखते हैं। यहाँ बहुत अधिक कर्मचारी हैं।
उड़ने वालों को तैयार करना, ग्लाइडरों को ठीक से तह करके रखना आदि इन कर्मचारियों के काम हैं। अनेकों लोग उड़ने के इंतजार में खड़े हैं। पारापोर्ट एक खूबसूरत जगह है। वहां के नज़ारों में डूबा हुआ मैं खड़ा रहा।